बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन नादाब, असर टाइम्स की स्पेशल सीरीज ऑपरेशन सिंदूर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम पर दहशतगर्दी हमले ने हमको मजबूर किया कि हम दहशतगर्दी कैंप्स पर अटैक करें, और जिन लोगों ने कश्मीर में आने के बाद हमारी जो औरतें थीं उनका सुहाग छीन लिया, उनका सिंदूर छीन लिया, तो ऐसे जालिम और जाबिर दहशतगर्दों को, जिन्होंने बच्चों से उनके बाप को छीन लिया, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। काश इस दहशतगर्दी के खिलाफ खुद पाकिस्तान इक़दाम कर लेता और जिस तरह से लश्कर तैयबा ने खुलेआम इसका जिम्मेदारी कबूल किया था तो उसको सज़ा दे देते, तो आज वो दिन देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब हम मजबूर हो गए तो उसके बाद हमने बहुत ही ठंडे दिमाग से सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर अटैक किया जहां पर दहशतगर्द अपने अपने सेंटर्स बनाए हुए थे, और एक मैसेज भी दिया उसके बाद कि हमारा मकसद किसी तरह की जंग नहीं करना है, हम जंग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि दहशतगर्दों ने हमारे यहाँ हमला किया है और ये लगातार हमले कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह के एक्शन को ले रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के एक्शन लेंगे। हमारा टारगेट फ़कत और फ़कत दहशतगर्द है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन भेजकर हमारे यहाँ अटैक किए गए। तकरीबन 400 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए और 37 से ज़्यादा जगह के ऊपर उन्होंने अटैक किए, और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगातार गोलाबारी करके 17 से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानी सिविलियंस को उन्होंने शहीद कर दिया। आज हम अपने इस स्टूडियो में इन तमाम बातों को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मेजर सैयद हुसैन कासिम साहब, जो इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं। आपने 71 की बसंतरा बैटल में पार्टिसिपेट किया था। उनके साथ हमारे दो और मेहमान हैं, सैयद सुलेमान अहमद साहब और जनाब अनवार अब्बास साहब। हम आप दोनों का, मेजर साहब आपका, अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। तो नाजरीन, आइए सबसे पहले हम मेजर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि चूँकि आप खुद 71 की जंग में शामिल थे और इस वक्त बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो 71 की जंग में थे, तो आइए सबसे पहले मेजर साहब से समझते हैं कि 1971 में बसंतरा की जंग में क्या हुआ। आइए उनसे ही 1971 की उस जंग को समझने की कोशिश करते हैं। जी जनाब मेजर साहब। देखिए, 71 की लड़ाई ये मेनली पूरे इंडिया की तरफ से हुई थी। इट वॉज ए वॉर, जी, जिसमें कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनवाया। पाकिस्तान का पूरा जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर सब था, लेकिन वो स्ट्रेटजी में बांग्लादेश। मेन लड़ाई जब पाकिस्तान ने देखा कि ईस्टर्न सेक्टर जा रहा है तो उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी। और चूँकि वेस्टर्न सेक्टर मेन पंजाब से लेके वो है, तो हम लोगों को ऑर्डर्स मिले कि आप, उस वक्त मेरी बटालियन जो थी हैदराबाद में पोस्टेड थी। 1 महीना पहले वहाँ से हम लोग आए, और एक वो जम्मू के पहले एक जगह है सांभा, जी, सांभा में से इंटर किए 3 तारीख की रात में, और 4 को हम लोगों ने पहला अटैक किया भैरवनाथ टेम्पल, जो कि काफ़ी डेडली था। हम लोगों की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई और पाकिस्तान के कैजुअलिटी, लेकिन वो मोर्चा छोड़ के भाग लिए। तो वहाँ हम लोगों ने अपना पड़ाव किया और
वो भैरवनाथ टेम्पल एक गांव थे, ये भैरवनाथ किस जगह है। पर था? ये सांबा से पाकिस्तान के अंदर अच्छा अच्छा करीब 30 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बहुत ही मशहूर टेम्पल है, हम्म, जिसको इतनी सफाई से पाकिस्तान में रखा गया था, वहाँ गए भी। हम्म, तो वहाँ एक वो भी थी, बावली थी, अच्छा। जिसके अंदर कहा जाता है कि जो हम्म, नहा ले अच्छा, सारे उसके पाप धुल जाए, पाप नहीं, हाँ, मर्ज मर्ज दूर हो जाएगा। अच्छा और अच्छा वाकई में अच्छा अच्छा, पानी ऐसा था। पानी ऐसा था। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ के बाद हम लोगों को दूसरा टास्क मिला, ये शकरगढ़ का। जी जो बैटल ऑफ शकरगढ़ जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक बहुत बड़ा उनका टाउन था, जिसके अंदर मिलिट्री की पूरी एक डिवीजन थी। डिवीजन के मतलब 3 ब्रिगेड, जी जी जी। करीब 10,000। तो वहाँ के ऊपर हमारी यूनिट ने अटैक किया, सी कंपनी और बी कंपनी ने। अच्छा वहाँ हम लोगों ने कैप्चर किया, मोर्चा बनाया। वहाँ भी काफ़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ भागना पड़ा। फिर जैसे ही आप अटैक करते हैं, उसके बाद डिफेंस लेने के लिए आप अपना मोर्चा खोलते हैं, उसके अंदर डिफेंस, क्योंकि काउंटर अटैक बहुत वो जी 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 जी। इमीडिएटली काउंटर अटैक आता है। इतना बम्बार्टमेंट होता है कि कोई वहाँ अपना पेड़ और कोई चीज़ बचती नहीं है। अच्छा, जितने जैसे ही आप कहीं इंटर करिए, वहाँ माइन फील्ड लगी होती है, नो मैंस लैंड। पहले तो होती है एंटी टैंक माइन, उसके बाद एंटी पर्सनल माइन। जी 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 तो टैंक ना अंदर आने पाए, इसलिए एंटी टैंक होती है। जी जी। और उससे गए तो आदमी है, वो ना आने वो उड़ जाएगा। तो उसको भी क्रॉस किया किसी तरह। काफ़ी कैजुअलिटी हुई, लोग उड़े, लेकिन अब मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही है। उसके बाद डेडलीस्ट बैटल जो है, वो एक रिवर बसंतर है जी। उसको क्रॉस करने के बाद बड़ा जगह है, उसमें बहुत बड़ी बैटल हुई। अच्छा। उसको हम लोगों ने रात में तैर के, करीब 1 किलोमीटर की वो है, पूरे अपने 60 केजी का पिट्ठू अम्यूशन करके, राइफल लेके क्रॉस करना पड़ा। स्विमिंग भी हुई उसी में। अच्छा। उसके बाद वहाँ डेडली बैटल हुई। समझ लीजिए कि 16 तारीख की रात से सुबह तक चली, जिसमें पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम, वो मारे गए, उनकी पूरी बटालियन वो हो गई, जो कि करीब 10 किलोमीटर लाहौर से पीछे था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ डिफेंस लेने के बाद ये हुआ कि नेक्स्ट अटैक होगा, लेकिन शाम तक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। तो वहीं हम लोग रहे। उसके बाद करीब 2 साल तक वहाँ रखवाली करते रहे। फिर वहाँ से हैदराबाद की ट्रांसफ़र हुआ। नाज़रीन देखिए, बहुत खुशनसीबी है हमारे इस प्रोग्राम की कि हमारे साथ आज मेजर साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने 71 की जो बसंतरा लड़ाई थी उसके बारे में पूरी डिटेल बताया कि क्या हालात होते हैं। आजकल तो ड्रोन है, मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त ये लड़ाई ग्राउंड के ऊपर लड़नी होती थी और बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई होती थी और पूरी तरीके से रिस्क होता था। लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बातचीत है, अगर देश के लिए खड़े हुए हैं तो हमें ये सब करना ही होगा। आइए चलते हैं जनाब अनवर अब्बास साहब की तरफ। अनवर अब्बास साहब, इस वक्त जो हालात हैं जी, जो जैसा कि पहलगाम के बाद से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आज की जो ये अभी तो हम इसको कायदे से ये नहीं कह सकते कि ये वॉर हो रही है। जी बिल्कुल सही है। ये प्री वॉर सिचुएशंस हैं कुछ, लेकिन इसमें भी जो अगर पहले से आप देखें तो मेजर साहब बता सकते हैं उसको ज़्यादा अच्छा, कि जो तरीक़ा और पहले का था, जो इक्विपमेंट और वेपन्स पहले के थे और जो जंग की टेक्निक्स पहले की थी, आज वो सारी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी। जी बिल्कुल सही। और जंग जो है वो बहुत टिपिकल
हो चुकी है। और इसमें सिक्रेसी के बड़े मानी होते हैं। और इस जंग की एक नई चीज़ जो इसमें दाखिल हो गई है, आमतौर से अगर हम करंट अभी जंगों का मुतालिया करें और उसका जायज़ा लें तो ये पता चलेगा कि जंग के साथ साथ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चला करती है। जी बिल्कुल सही। ये सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक होती है। ये प्रोपेगेंडा वॉर जो होती है ये असल में इसकी ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में होती है। ये पार्ट ऑफ वॉर या डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि आज जंगें मुश्किल हो जाती हैं फौजों के लिए। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। ये एक परेशानी आती है। आज भी आप हालात को अगर देखें तो जिस तरह से प्रॉब्लम्स उभर आती हैं सामने, जब भी हमने कहा था कि जंग का मामला जो होता है वो बहुत सिक्रेसी और टॉप सिक्रेसी इसका होता है। जी जी जी। आज जिस तरह से मीडिया एनालाइजिंग करता है, जो उसका प्रिजम्पशन होता है, बल्कि जिसको कहेंगे प्रिडिक्शंस की हद तक वो पहुंच जाते हैं। जी। तो ये प्रिडिक्शन जो होते हैं ये वॉरफेयर को भी मुतासिर करते हैं और पब्लिक में भी पैनिक भेजते हैं, डिमोरलाइज भी करते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। तो आज एक जंग को स्मूथ चलाने के वास्ते मीडिया को बहुत सीरियसली वर्क करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा, आप जितना सीरियसली मीडिया ऑपरेट करेगा उतना आसान होगा वॉर को कैरी करना डिफेंस फोर्सेस और एजेंसीज के लिए। जी जनाब सुलेमान अहमद साहब, एक तरफ प्रेस की जो ब्रीफिंग है, जो डिफेंस की ब्रीफिंग है, आप उसको देखिए, और एक तरफ जो है मीडिया के अंदर जो बुलाए जाते हैं एक्सपर्ट, उनको देखिए। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जंग के ऊपर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्रीफिंग दे रही है, उनके ऑफिसर्स खड़े होके दे रहे हैं, तो किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को, वेदर मीडिया का हो या कहीं का, कोई राइट नहीं बनता कि वो बात कहे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना कही हो। उसका सोर्स कौन सा है? दे शुड बी मेड लायबल कि तुम कहां से कह रहे हो। जो हमारे कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिलिट्री आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम उनको मानेंगे। बिल्कुल सही। और किसी इंडिया का कहे, फॉरेन का कहे, बीबीसी का, मुझसे मतलब नहीं है। सही। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी जो कह रही है हमें उसको मानना है। अच्छा, और एक आप इतनी मारूफ शख्सियत आ जाए, एक चीज और पूछना चाहेंगे, कुछ आपकी जो बैटल थी उसमें शायद कुछ इंडियन बहुत बड़ी शहादतें भी हुई हैं, उनका भी जिक्र एक बार कर दिए तो। हमारे यहाँ जो बैटल हुई है, हमारे 3rd ग्रेनेडियर्स को 9 अवार्ड्स मिले, जिसमें कि मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला। ग्रेट। अच्छा, वो चार्ली कंपनी कमांडर थे, मैं ब्रेवो कंपनी बी कंपनी। अच्छा, लोग साथ ही अटैक जी किए थे। नहीं, हम तो चाहते हैं ना कि थोड़ा सा आप और डिटेल बताएं, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको पता तो चले कि कौन सी शख्सियत यहाँ के ऊपर मौजूद है, उनके साथ कौन कौन से लोग थे। मेजर होशियार सिंह इज अ नेशनल हीरो, आप उनके साथ हैं कि हम लोग की खुशनसीबी उसके साथ हमको जो सपोर्ट किया था हडसन हार्स को, जो टैंक बैटल थी ना, टैंक हम लोगों के साथ थे। जी। वहाँ के एक लेफ्टिनेंट खेतपाल, अरुण खेतपाल, जिसको कि मरने उपरांत परमवीर चक्र मिला, बहुत बहादुर कब था। और वो हमेशा हम लोगों के साथ ही सपोर्टिंग में रहा। आपको भी तो बहुत से अवार्ड मिले हैं। हाँ, हमको भी मिले हैं। सेना मेडल मिला, पश्चिमी स्टार मिला, कई है, मैं आपको उसकी लिस्ट। हाँ, नहीं, मैंने पूछना चाहा। भाई, हम लोग की खुशनसीबी है कि आप हम लोग के बीच है। जी, बहुत से अवार्ड्स मिले, लेकिन अब जमाना बदल गया है, लड़ाई खत्म हो गई। और उस वक्त की लड़ाई जो थी वो बहुत ही डेडली थी। सिर्फ आर्टिलरी के फायर होते थे, जो क्लस्टर बना देता था आर्टिलरी, और टैंक, मिसाइल थी नहीं, बिल्कुल न इधर थी न उधर थी, और या पैदल सेना। और देखिए,
कोई भी आजकल की लड़ाई हो, मॉडर्न हो, जैसे भी हो, जब तक कि इन्फेंट्री आप लैंड ग्रैब करने हैं ना, जी जी हाँ, लैंड अभी तो कोई कॉज ही नहीं, जो ये आपका हो रहा है कोई कॉज नहीं है। ये जो करंट सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये तो उन्होंने दहशतगर्दी की और इन्होंने उसके ऊपर कर दी, तब तक खत्म हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तान ने जबरदस्ती मिसाइल किया, उसके अंदर कोई दम तो है नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा का मिशन नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान का साथ करेगा? उस वॉर में तो कई टैंक भी उड़ाए गए थे। इसमें 71 में तो 36 टैंक तो हम लोगों ने मारा था। 36 टैंक उड़ाए। उसी को बोलते हैं, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स, अच्छा, जो बैटल ऑफ बसंतर। नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान के 36 टैंक उड़ाने वाले मेजर साहब जो हैं सैयद हुसैन कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो उस वक्त के हालात बता रहे थे और बताया कि उस वक्त जंग कितनी खतरनाक थी, कितना रिस्क लेना होता था। अभी तो ये जंग शुरू नहीं हुई है, बल्कि अभी हम जो है ये जो दहशतगर्दों ने हमला किया था उनको हम एलिमिनेट करने की बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है मिस्री साहब, जो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग एक्सक्लेट नहीं करना चाहते। हमने जो काम किया है वो सिर्फ उन लोगों को पनिश किया है जिन्होंने हमारे यहाँ आकर दहशतगर्दी की है। मेजर साहब, ये दहशतगर्दी को क्यों पाकिस्तान इस कदर बढ़ावा दे रहा है? उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। उसी से रोजी रोटी चलती है। रोजी रोटी, उनके पास न पैसा है न कुछ है, चंदा लिया, इन पे खर्च किया, हिंदुस्तान से प्रोपेगेंडा लिया और उसी के ऊपर माली इमदाद मिल गई। अच्छा, ये बताएं अनवर अब्बास साहब, जी जी बताएं, कि अब तो किसी से कोई बातचीत ढकी छुपी नहीं रही। जी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जी ख्वाजा आसिफ जी जी ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने से 30 साल पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पाला है, आतंकवादी तैयार किए हैं। किसके कहने से? अमेरिका के कहने से। ठीक है, आपने आतंकवादी क्यों तैयार किए? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अमेरिका ने क्यों तैयार करवाए? नंबर 3 बात, आप अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लाम का खुला हुआ वो है कि जिसने किसी एक बेगुनाह की जान ली उसने तमाम इंसानियत की जान ली। ये पहलगाम के अंदर, और ये तो पहलगाम का तो ये अभी लेटेस्ट है, लगातार जो है दहशतगर्दी फैलाकर इंसानों की जान लेना। क्या कसूर था पहलगाम वालों का? तो ये जो दहशतगर्द को आपने क्यों पाला? सवाल तो इस वक्त ये है कि दहशतगर्दों को आपने पाला क्यों? जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि पैसे के लिए पाला, है ना। खुद ये जो नवाज शरीफ है, सबसे पहली जो वहाँ की दहशतगर्द तंजीम है सिपाही साहबा, उसके फाउंडर्स में ये है। खुद जो है ज़ियाउल हक जो हैं, इन्होंने ये तमाम जो है सऊदी अरब की दी हुई ज़कात से वहाँ के ऊपर मदरसे खोले और उसके अंदर इन लोगों को तैयार किया। आखिर पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के पैसे से और अमेरिका के डायरेक्शन के ऊपर ये दहशतगर्द क्यों तैयार किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को इस्लामिक कंट्री भी कहा जा रहा है? आखिर क्या वजह है? देखिए भाई, मैं पिछले एपिसोड में भी इस बात को कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो ब्रूडिंग लैंड बन गया है टेरर का। वो एक नर्सरी है, और वो एक, हम बल्कि यूँ कहें कि वो एक इंडस्ट्री है टेरर की, और पाकिस्तान उसे प्रोफेशनली कैरी आउट कर रहा है। और जब प्रोफेशनली उसको कैरी आउट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका कहीं कंजम्पशन होगा। तो ये टेरर का कंजम्पशन जो होता है कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने के वास्ते, करेंसीज को कंट्रोल करने के वास्ते, गिराने उठाने के वास्ते, और मार्केट को कंट्रोल करने के वास्ते, प्लस ये कि
वो पीस कीपिंग और टेरर दोनों के वास्ते, आर्म्स बेचने के वास्ते, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक नेक्सस बनाती हैं जो टेरर की इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के हालात ये थे कि पाकिस्तान में कुछ है तो है नहीं, और इधर की जंगों में इधर में उन्होंने अपने काफ़ी असलहे बेच डाले, माली हालात बहुत ख़राब थे। तो ये इस वक्त उन्होंने जो किया तो इससे उनको काफ़ी फंड कलेक्ट हो गया, लोन वगैरह मिल गया, एमिनेशन मिल गए, प्लस ये कि जो वहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान के रीजन्स में सर उठाए हुए थे, जो उससे अलहदगी के मंसूबे रखे हुए थे, तो ये नेशनलिस्ट टेम्परेचर बढ़ने के वास्ते ये सारी चीज़ें कुछ हद तक सेट असाइड हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें उसमें थी जहाँ तक मैं इसको समझ सका हूँ। और बाकी तो जो दुनिया को चलाने वाली बड़ी ताकतें और एजेंसीज हैं, वो आज सारी दुनिया के करीब करीब गवर्नमेंट को एक पपट गवर्नमेंट कर चुकी हैं और कंट्रोल कर गवर्नमेंट बना चुकी हैं, और उसमें बहुत कम मुल्क हैं जो आज़ाद रह गए हैं। मैंने अनवर साहब सवाल इसलिए किया था कि जैसा कि मेजर साहब ने भी कहा कि वार नहीं है, ये वार नहीं है, ये टेररिस्टिक अटैक हुआ था, उन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ये सब कुछ किया गया। देखिए पाकिस्तान ने जी जैसे इससे पहले पुलवामा हुआ था, पुलवामा वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, इंडिया ने उसके खिलाफ एक्शन किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, खत्म हो गया, उसके बाद कोई पीस हो गई। इसमें जो उन्होंने किया, पाकिस्तान ने जबरदस्ती पंगा ले लिया, उनको क्या जरूरत थी, वो खामोश बैठते, तुमने हमारे मारे, हमने तुम्हारे मारे। नहीं, ये तो पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा एहसान किया था कि वो टेररिस्ट जो तुम कह रहे हो कि हम खुद कह रहे हैं ना कि हम टेररिज्म से हम खुद परेशान है पाकिस्तान, तो अगर तुम्हारी परेशानी को 9 जगह अटैक करके इंडियन आर्मी ने खत्म कर दिया, हाँ, और उन टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया, तो तुमको तो थैंक्स करना चाहिए। तुम ये 400 ड्रोन बेचकर जो है जबरदस्ती का उन्होंने पंगा लिया, जिसको बोलते हैं, उसको ये पुकाना पड़ेगा। सैयद सुलेमान अहमद साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वाकया हुआ पहलगाम का, इसके बाद इंडिया को अटैक करना पड़ा उनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, तो अब ये जो काम पाकिस्तान जो और प्रूव टेररिस्ट हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा हुए हैं, उनके बाकायदा तौर के ऊपर नाम आए हैं, वहाँ मसूद अजहर खड़ा हुआ है, उसके पीछे आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, सैल्यूट दे रहे हैं, तो ये सब पाकिस्तान आखिर जो एक तरफ कहता है कि हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं, पाकिस्तान करता क्यों है? तो करता क्यों है ये? हाँ, ये देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो ऐसा है कि पाकिस्तान जब से बना है, वो आर्मी जो है, देखिए हमारे पास बगल में इतने बड़े आर्मी ऑफिसर बैठे हुए, इतने बहादुर, जब जंग थी तो लड़ रहे थे, जब जंग नहीं थी तो आप आराम से थे। हमारे यहाँ इंडिया की आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, जब मौका पड़ता है तो दिखा देती है दुश्मन को कि वो वीरता क्या होती है, जंग क्या होती है, बता देती है, और जब उतरती है तो जंग जीत के आती है। पाकिस्तान को बार बार हराया, लेकिन जब जंग नहीं रहती तो वो अपने बैरक में रहती है, बिल्कुल पीसफुल रहती है, वो किसी को नहीं पता रहता। पाकिस्तान में आर्मी जो है वो जनता के सारे रिसोर्सेज पे, जनता के उस पे कब्जा करके बैठी हुई है, पूरे नेशनल रिसोर्स, पूरी इंडस्ट्री चल रही है, पूरी उस पे बिजनेस पे कब्जा है, करप्शन तो बहुत है। आर्मी को कब्जा करे रहने के लिए, कब्जा बनाए रहने के लिए एनिमी जरूरी है। अगर एनिमी ना रहेगी तो आर्मी से पब्लिक कहेगी तुम क्यों कब्जा करे हो। तो वो चाहती है कि एक एनिमी हो, अगर एनिमी नहीं है तो देन एनिमी हैज टू बी क्रिएटेड। अरे अभी हम लोग बात कर तो रहे हैं ये एनिमी, ये इंडिया नहीं चाहता जंग, लेकिन एक इंडिया को जबरदस्ती का भय दिखा के, इंडिया का डेंजर दिखा के वो पूरे जनता की रिसोर्स पे कंट्रोल करे है, और ये सब करती है। हाँ, कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई है
कि सीज फायर की बातचीत होने जा रही है और सीज फायर का ऐलान हो रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर ये बयान जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी आ गया है कि ट्रंप ने दोनों के बीच में सीज फायर करने की बातचीत कर दी है और इस पर 12 तारीख को एक दूसरी मीटिंग होगी। ये बड़ी खुशनसीबी की बातचीत है और बिल्कुल जंग का अंजाम जो है वो बहुत ख़राब होता है, बहुत बर्बादी होती है, बहुत से घर बर्बाद होते हैं, बहुत लोग परेशानियां उठाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की न्यूज़ है कि अभी हमको ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि ये जंग जो है, ये जो जंग तो हम कहेंगे नहीं, ये जो लड़ाई चल रही थी एक तरह से दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर जो क्या नाम है फायरिंग चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर, और उसको रोक दिया गया। रोकने के ऊपर दोनों लोग राजी हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बातचीत है। मेजर साहब, इस पर आपका लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्या कहेंगे इसको? बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़ाई होना बहुत खतरनाक है दोनों मुल्क के लिए या किसी मुल्क के लिए। जी 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 जी। इंसान के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए तो इकोनॉमी खत्म हो जाती है। अच्छा हुआ कि ये सीज फायर हो गया और ये बरकरार रहे, और इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। आपका क्या कमेंट है जनाब सुलेमान साहब? देखिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि सीज फायर परमानेंट होगा, लेकिन ये मेरी उम्मीद है। इससे पहले हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बहुत बार सीज फायर हुआ, कई बार पाकिस्तान हारा भी, सरेंडर भी हुआ, 90,000 फौजी भी सरेंडर में हमने छोड़ा भी, लेकिन हाँ 71 में, लेकिन वो बाज नहीं आते हैं। वो उसकी सिर्फ ये वजह है कि पाकिस्तान की जनता ये जाने कि वो की आर्मी का काम बैरक में रहना है, उनको बैरक में करे और एक रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल गवर्नमेंट बनाए और अपने मुल्क को ठीक से चलाए। और जब वो ठीक से, और यहाँ तो हम लोग भी चाहते हैं पीस, ये इंडिया तो बुद्ध का देश है, शांति का देश है, वो शांति चाहता है, ग्रोथ चाहता है। जब परेशान किया जाता है तो रिस्पॉन्ड करता है। जी जी। हमारा बस हिंदुस्तान कभी भी ना एक्सपेंशनिस्ट रहा है ना वॉर हंग्री रहा है। वो रीजन में हमेशा पीस का पैरोकार रहा है। जब जंग होती है तो कोई फौज जीते, कोई मुल्क जीते या हारे, नुकसान दोनों तरफ भयानक होता है। जी जी जी। और ये जंग जैसे हालात जो थे, इनको जंग में तब्दील होने से पहले रोक दिया गया, ये सबके लिए बेहतर है। हम जंग इनवाइट नहीं करते, लेकिन अगर जब हमारे ऊपर जंग इन्फोर्स की जाती है तो हम उसका मजबूती से जवाब देते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये सीज फायर जो होगा, ये इसके ज़रिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान का टेररिज्म के ज़रिए जो एक मुस्तकिल नेशन चला आ रहा है, इसके ऊपर एक ब्राइट फुल स्टॉप लगेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये हो सका तो रीजन में बिल्कुल पीस रहेगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों को सुना और हमने अपने चैनल से एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज दिया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैसेज दिया, पीस का मैसेज दिया, और ये भी मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है किसी के ऊपर अटैक करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान पर अटैक होगा तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और दहशतगर्दी किसी भी शेप में हो, हम उसकी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। बकौल अनवार अब्बास साहब, आतंकवाद और सांप्रदायिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए ना सांप्रदायिकता होना चाहिए ना आतंकवाद होना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया के चैनल्स बैठकर दिन भर नफरत, झूठ और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और हमने ऐसे समय में तमाम हर मजहब और मिल्लत के लोगों ने एक साथ खड़े होकर पहलगाम के इस हमले के बाद ये बता दिया, भारत एक था, भारत एक है, भारत एक रहेगा, और हम हर तरह के टेररिज्म की पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। अब आप हमें, हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।